डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस के चैप्टर 3 35 टॉप क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा और इस टेस्ट को आप दीजिएगा। ये जो है टेस्ट नंबर 3 है। इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने को परख सकते हैं कितना आपको याद है, और आपको यह जो टेस्ट है एग्जाम में बहुत ही महत्व आगे बढ़ाने में महत्व सहायता करेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है। समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर आपका जो है 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है डियर स्टूडेंट्स की किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनती है। तो बता दें आपको ऑप्शन में है आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, पुतली। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में है द्विफोक्सी लेंस। तो बता दें आपको डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस, ठीक है ना। मानव नेत्र में हम लोगों का आँख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि एक लेंस की क्षमता +5D है, तो यह कैसा लेंस है। तो बता दें आपको कि प्लस है, लेंस की क्षमता जब प्लस है इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता ही धनात्मक होती है। अगर -5D रहता ना तो आपका आंसर होता अवतल लेंस, लेकिन +5D है तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सी, उत्तल लेंस, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्षमता भी धनात्मक होती है। अब फोकस दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। जब एफ ही प्लस रहेगा तो पी प्लस होगा, और जब एफ माइनस तो पी भी माइनस, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्या है कि देखिए एक स्वास्थ्य आँख के लिए दूरबिंदु क्या है। तो एक स्वास्थ्य आँख के लिए दूरबिंदु है, ऑप्शन देखिए 25 सेंटीमीटर, 0, 25 मीटर, अनंत। तो बता दें डियर स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वर्ण विक्षेपण में किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। वर्ण विक्षेपण में किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। तो बता दें आपको ऑप्शन में क्या है, बैगनी, लाल, पीला, सफ़ेद। तो आपका करेक्ट आंसर है बैगनी, ठीक है ना। किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है ना। तो बता दें आपको आंसर क्या है, बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल का, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब जानते हैं दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है ना। तो 4 प्रकार में है ना, अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, दो दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। तो बता दें आपको आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। और एक बात और बता दें, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हमारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस, है ना। और ये जो जरा दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु मालूम पड़ती है ना, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि में क्या होता है, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, और ना तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्या है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, नीला, लाल, उजला, काला। तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट आंसर है, बता दें आपको आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, काला, ठीक है ना। चंद्रमा पर खड़ी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला। ऑप्शन नंबर आपका 8 का क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न हमारा है कि
अगला प्रश्न हमारा क्या है, आकाश का रंग नीला दिखना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। आकाश का रंग नीला दिखना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है परावर्तन, बी में प्रकीर्णन, सी में आप प्रकाश का अपवर्तन और डी में प्रकाश का ध्रुवण। तो बता दें आपको यह जो इसका आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का आंसर ऑप्शन के आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर आकाश का रंग नीला दिखता है ना। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। लाल, बैगनी, नीला, पीला। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और ये बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कि 10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा। देखिए ऑप्शन में जो आपका है, ऑप्शन का यहाँ पे 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो बता दें आपको क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है, जब जो है फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा ना तो सूत्र होता है 100/f। ठीक है, और सेंटीमीटर में कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अब बटा क्या हो गया, सॉरी 100 सेंटीमीटर अब बटा क्या हो गया है ना, एफ हो गया। क्या हो गया, सॉरी क्या बता रहे हैं आपको, लिखा 10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे आपको बोले कि 10 सेंटीमीटर है ना, ये ऑप्शन के अनुसार। तो अब आपको बता दें कि ए पी बराबर फॉर्मूला होता है 100/f है, जब सेंटीमीटर में रहेगा। सेंटीमीटर कितना फोकस दूरी कितना है, तो आपका है 10 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर। अब 0 से 0 कट गया ना तो बचा कितना 10, 10 क्या आया डी आया, 10 डायोप्टर आया। तो यही हमारा क्षमता आ गया। पी बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/f होता है, और एफ का मान 10 है तो वही मान धर दिया यहाँ पे, है कि नहीं। तो आपका जो आंसर आ गया इसका कितना आ गया। और एक बात बता दें आपको, अवतल लेंस है ना, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसलिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यहाँ पे माइनस क्या होगा, यहाँ पे अवतल लेंस लिखा हुआ है ना, तो अवतल लेंस यहाँ पे इसका मतलब फोकस दूरी भी क्या होगा, फोकस दूरी भी जो होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी -10D, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, लेकिन बोले कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो बता दें कि पारा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर धातु है ना इसलिए आपका ब्रोमीन आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या आया, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है। कैल्शियम, कॉपर, लिथियम। तो आपको बता दें किसे चाकू से काटा जाता है, सोडियम को काटा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका लिथियम होगा यहाँ पे। ठीक है, लिथियम को भी चाकू से काटा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कॉपर है ना, पारा, ये हो गया सोना, एजी हो गया चांदी, अर्जेंटनम। तो बता दें आपको ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा। तो बता दें आपको ऑप्शन के अनुसार जो हमारा आंसर है, ये देखिए एक बात बता दें आपको, ये चारों जो है ना सबसे निम्न क्रियाशील धातु की श्रेणी में आता है, लेकिन चारों में सबसे अधिक कौन है। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर ए है ना, कॉपर अधिक है, क्रियाशील है। ठीक है, अधिक क्रियाशील मतलब कि इसमें रिएक्ट करने का ज़्यादा पावर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है। मतलब कि तांबा और जस्ता को मिलाने से क्या बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है कांसा, बी में पित्तल, सी में स्टील, डी में सोल्डर। तो आपका करेक्ट आंसर बता दें, करेक्ट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, पित्तल। ठीक है, तांबा और जस्ता को मिलाने से क्या बनता है, तो पित्तल बनता है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है
इधर लिखा हुआ है आपका Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaCO3 और यही है बेकिंग सोडा। इसी को कहा जाता है खाने वाला सोडा। इसको खाने वाला सोडा बोलिए या बेकिंग सोडा बोलिए, ठीक है ना। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आप देख रहे होंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, आपको याद होगा है ना, स्लैग, फ्लैक्स, खनिज, गैंग। तो आपका आंसर जो है करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, गैंग। गैंग को कहा जाता है अयस्क में अशुद्धि है, ठीक है। अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उसी को कहा जाता है गैंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गैंग, ठीक है। अल्लाह, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या है, हेमाटाइट किसका अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो आपको बता दें आयरन का, है ना। Fe ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है कि ऑक्साइड एस को समृद्ध किया जाता है। ऑक्साइड एस को किस विधि के द्वारा समृद्ध किया जाता है, तो बताएं आप। ऑप्शन नंबर ए में है द्रव चालित धुलाई विधि, बी में है फेन प्लावन विधि, सी में है चुंबकीय पृथक्करण विधि या डी में नन है। तो बता दें आपको ऑक्साइड एस को शुद्ध किया जाता है, समृद्ध किया जाता है द्रव चालित धुलाई विधि। किस विधि के द्वारा, द्रव चालित धुलाई विधि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, फेन प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड एस को, किसको, सल्फाइड, फेन प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड एस को शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है ना। और जो एक और है आपका है चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके द्वारा जो है चुंबकीय अयस्क का, है ना, शुद्ध किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, नन। तो बता दें आपको अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और एक बात और आपको बता दें कि जो धातु होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड का प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है, ठीक है। लेकिन अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, डियर स्टूडेंट्स, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। तो आप जानते होंगे इस बात को, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ना। 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 23 कैरेट का, 18 कैरेट का। बता दें आपको कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक, जाइलम ऊतक, स्नोजी ऊतक, ना। तो आपको डियर स्टूडेंट्स बता दें, पौधों में जल, देखिए जा से जल, अजा से जाइलम, याद रखेंगे। जा से जल, अजा से जाइलम, मतलब जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसका परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो आपका इस प्रश्न के उत्तर सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है जाइलम ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है ना। जा से जल, अजा से जाइलम, जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न देखिए, धमनी में रक्त का परिवहन होता है। धमनी में कैसा रक्त का परिवहन होता है, शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त, या दोनों या नन। बताइए, शुद्ध, अशुद्ध, दोनों या नन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध, है ना। धमनी में कैसा रक्त का परिवहन होता है, तो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कि सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 80/120, 70/120, 120/80, 110/80। तो बता दें आपको सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120/80, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, बिलिरुबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, प्लीहा को, मोनोसाइट्स को। तो बता दें आपको डियर स्टूडेंट, इसका सही जवाब हमारा जो है प्लीहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, मतलब शमशान किसे कहा जाता है, बता दें आपको प्लीहा, है ना।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है रक्त समूह ए बी ओ की खोज किसने किया, है ना, लैंड स्टीनर, अस्टुलेरी, कोस्टले, रॉबर्ट हुक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर, है ना। ए बी ओ की खोज किया था लैंड स्टीनर ने, लेकिन जो चौथा रक्त समूह था ए बी, है ना, चौथा रक्त समूह ए बी था, उसका खोज लैंड स्टीनर नहीं किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ए बी ओ का खोज किसने किया रक्त समूह का, तो लैंड स्टीनर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, ए डी ई की। आपका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। एक बात और आपको बता दें, ये रक्त का थक्का जमना क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग को शरीर में कहीं कट जाता है ना तो खून निकलने लगता है, उसको जमाने में सहायता करता है विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा ना तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मतलब कटेगा तो खून गिरता रहेगा। रक्त का थक्का जब नहीं जमेगा तो खून गिरता हुआ रहेगा, इसलिए विटामिन के जरूरी है। ठीक है ना, विटामिन के ही है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। देखिए यहाँ प्रोटीन की बात किया गया है, तो आपका आंसर है हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वदाता रक्त समूह कौन है, मतलब कि सभी को देने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ना। रक्त समूह ओ को कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह, और रक्त समूह ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। सर्वग्राही के मतलब सभी से लेने वाला। जैसे बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह अगर ए बी है और उसे अगर रक्त की आवश्यकता है तो जिससे लेगा उसको ए बी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो सभी से ले सकता है। लेकिन ओ की अगर बात करें तो ओ जो है सभी को दे सकता है। किसी को अगर ए बी है, किसी को ओ है, किसी के बी है, कुछ भी रहे, ओ जिसका रहेगा ना उस सभी व्यक्ति को दे सकता है, इसलिए कहा गया सर्वदाता। और ए बी, जिसको ए बी रहेगा ना उस सब से ले सकता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया ए बी को सर्वदाता कहा जाता है और ओ को कहा जाता है ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही और ओ को कहा जाता है सर्वदाता, सभी को देने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मानव हृदय की गति को नियंत्रित करता है। मानव हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है, मानव हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है, ए भी नोड, एस ए नोड, बी ए नोड, ए एस नोड। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। एस ए नोड जो है हमारे मानव हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मेढक में कितने कक्ष होते हैं, मेढक में कितने कक्ष होते हैं। तो बता दें आपको सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है ना 3। मेढक में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं, चैम्बर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हमारा आखिरी प्रश्न आज का है हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन है। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके आशा करता हूँ आपका यह वीडियो पसंद आया होगा। 35 टॉप क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, और आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन को जवाब देना है इस कमेंट्स बॉक्स में। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बताइए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं आपसे, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका जवाब आप अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा इस वीडियो के। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय के अनुसार पहुंच जाए। और हम लोग आज इस वीडियो में टेस्ट नंबर 3 को देखा। अगर आपने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम टेस्ट आगे बढ़ाते रहेंगे आपके लिए। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी का लेकर आएंगे बारी बारी से, है ना। तो आपका अभी टेस्ट नंबर 3 साइंस खत्म होगा, उसके बाद सोशल साइंस आएगा। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।